हेलो एंड वेलकम टू द कोडिंग बाइट्स। आई एम अभिषेक परमार और ये है डेटा स्ट्रक्चर सीरीज का वीडियो लेक्चर 2। इसमें हम बात करने वाले एरे और स्टैक के बारे में। व्हाट इज एन एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एरे जो है एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ आपको 5 इंटीजर्स जो है यूजर से इनपुट कराना है और उनको मेमोरी में स्टोर कराना है। तो आप वो जो 5 इंटीजर है वो कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। सपोज इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी और इंट ई। आपको इस तरीके से 5 लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो मेमोरी डायग्राम है इसके साइड में बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका मेमोरी डायग्राम बनेगा। ये जो पूरी कंप्यूटर की मेमोरी होगी, इसमें कोई भी 5 रैंडम लोकेशंस 2-2 बाइट की एलोकेट हो जाएंगी। ए के लिए, बी के लिए, सी और डी और ई के लिए उनका कुछ एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। सपोज कीजिए ए का एड्रेस जो है 1000 है, बी का एड्रेस 2000 है, सी का एड्रेस 3000 है, डी का एड्रेस 4000 और ई का एड्रेस 5000। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो जो इनका साइज है वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, तो या तो वो 2 बाइट होगा या 4 बाइट होगा। और दूसरी बात, ये सारे रैंडम लोकेशंस पे हैं। इसका मतलब ये इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये, अगर आपको 5 इंटीजर्स अगर मेमोरी में स्टोर कराना है तो आपको कुछ इस तरीके से 5 बार इंट ए, इंट बी, इंट सी करके ऐसे वेरिएबल नाम देके आपको इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसका बेटर वे ये है कि आप इसको इस तरीके से डिक्लेयर ना करके इन 5 को क्लब करके एक एरे बना दें। वो कैसे होता है? तो उसके लिए आप एरे का पहले सिंटेक्स देखिए। एरे का सिंटेक्स है, सबसे पहले हम डेटा टाइप का नाम लिखते हैं, फिर हम एक एरे को नाम देते हैं, उसके बाद सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में इंटीजर कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ये एक नंबर होता है कि आपको कितने एलिमेंट का एरे बनाना है। ठीक है, सपोज कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंट रोल 5, कैर ग्रेड 10, फ्लोट पर 6। इस तरीके से कुछ इसका सिंटेक्स होता है। और याद रहे, जो एरे है वो हमेशा सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट का होता है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है 5 इंटीजर्स का एरे बना रहे हो तो वहां पे 5 इंटीजर्स है। ऐसा नहीं है कि एक इंटीजर हो गया या दूसरा फ्लोट हो गया, इस तरीके से नहीं। सारे एलिमेंट जो है वो सिमिलर होने चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। मतलब एरे जो है उसको कंटिन्यूअस मेमोरी जो है रिक्वायर होती है जब इसको डिक्लेयर करते हैं। सो कुछ इस तरीके से जब हम लिखेंगे इंट ARR5, मान लीजिए अब हम 5 इंटीजर्स का जो एरे बनाने वाले हैं, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स कुछ इस तरीके से हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं सिंटेक्स को फॉलो करके। यहाँ पे हमने सिंटेक्स में जो यहाँ पे हमने जो ये इंट लिखा है ये आपका डेटा टाइप हो गया। ARR यहाँ पे क्या है? एरे का नाम है। और ये जो 5 लिखा है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर, ये बता रहा है कि 5 एलिमेंट्स का हम एरे बनाने वाले हैं, 5 इंटीजर टाइप के डेटा एलिमेंट्स का एरे बनाने वाले हैं। तो उसका कुछ एक बेस एड्रेस होगा। जैसे सपोज यहाँ पे हमने एक बेस एड्रेस इसका ले लिया 1000, जो कि रैंडम है, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम ये मान लेते हैं कि एक इंटीजर का साइज 2 बाइट है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, इंटीजर का साइज हर कंपाइलर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि टर्बो कंपाइलर पे हम अगर ये प्रोग्राम बनाते हैं, टर्बो कंपाइलर पे हम ये डिक्लेयर करते हैं, तो ये 2 बाइट की मेमोरी लेगा। अदर कंपाइलर्स पे 4 बाइट की भी ले सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर, टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। सो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन स्टोर करके रख देगा हमारे लिए। कितने बाइट की? साइज इसकी क्या होगी? 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर। 2 बाइट अगर हम साइज मान के चल रहे हैं तो 5 इंटू 2 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 बाइट्स की एक पूरी कंटिन्यूअस लोकेशन हमारे लिए स्टोर कर देगा, जिसका नाम ये दे देगा ARR। ARR यहाँ पे क्या है? ये एरे का नाम है। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो एरे का नाम होता है वो उसका बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आप प्रोग्राम में कहीं पे ARR लिखते हो तो उसका मतलब हो जाता है 1000। यहाँ पे जैसे इसका बेस एड्रेस 1000 है, तो ARR अगर आप लिखोगे तो वो उसका बेस एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब ये जब इंट ARR5 आपने लिखा, तो जैसे कि सी में हमें पता है कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमेशा उसके अंदर क्या होती है? गार्बेज वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी जो 10 बाइट का एरे बना है इसकी कुछ गार्बेज वैल्यू होगी। इनके सारे ब्लॉक्स के अंदर गार्बेज वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम एरे बनाते हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा एरे क्या होता है और एरे हम क्यों यूज करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिसकी हम आगे की वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, दूसरा हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आए। सो व्हाट इज अ स्टैक?
स्टैक इज अ लीनियर एंड ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर विच इज अ रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एन एरे। सो यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहला लीनियर, दूसरा ऑर्डर्ड। लीनियर का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्योंकि ये एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड लीनियर यूज किया है। दूसरा हमने ऑर्डर्ड वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया है? ऑर्डर्ड हमने इसलिए यूज किया है बिकॉज ये एक स्टैक जो है पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। वो ऑर्डर होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अभी हम समझेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है। पहले ये समझिए कि ये रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एरे क्यों है। तो मान लीजिए हमारे पास एक एरे, बस ये एरे है, इस एरे में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4। अब मान लीजिए ये 4th वाले इंडेक्स के बाद यहाँ पे मैं इस साइड से इस एरे को, सो मान लीजिए एरे को मैं यहाँ से जो है ओपन कर देता हूँ, एक साइड से मैं मान लो कट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड से ओपन हो जाएगा और इसको थोड़ा सा रोटेट करके मैं इस टाइप से थोड़ा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, एक एंड से ओपन किया, तो ये कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। इसमें एलिमेंट अभी भी क्या होंगे, 10 20 30 40 50 ही होंगे और इंडेक्सेस भी हमारे 0 1 2 3 4 ही होंगे। अब क्या हुआ, मैंने जब इसको ओपन किया तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो भी इंसर्शन ऑपरेशन होगा, मतलब जो भी एलिमेंट इसमें ऐड होगा उसको हम बोलते हैं पुश करना। मतलब कोई भी एलिमेंट जब इसमें पुश होगा और जो भी एलिमेंट यहाँ से पॉप होगा, मतलब एलिमेंट यहाँ से रिमूव होगा, वो सिर्फ इसी एंड से होने वाला है। मतलब ये जो 0th इंडेक्स वाला एंड है, इस एंड से और कहीं बीच से एलिमेंट ना निकलेगा ना ऐड होगा। जो भी एलिमेंट ऐड होगा वो सिर्फ इसी एंड से होगा। तो हमने दो काम किए इस एरे पे। पहला काम, इसको एक एंड से ओपन किया, मतलब इस एंड से ओपन किया। तो जब इस एंड से ओपन कर दिया तो सारे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, इंसर्शन हो या डिलीशन हो, ये सिर्फ क्या होगा, एक ही एंड से अगर होगा तो हम इसको बोलेंगे ये हमारा एक स्टैक बन चुका है। मतलब ये जो एरे था पहले, अब ये स्टैक बन चुका है और इसमें क्या होने वाला है, एक ऑर्डर फॉलो होने वाला है। उस ऑर्डर को हम बोलते हैं लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है कि पहले हम जो भी एलिमेंट इसमें डालते हैं वो सबसे 0th इंडेक्स, सबसे नीचे वाले इंडेक्स पे जाता है। मतलब अगर हमने 10 को ऐड किया तो वो 0th इंडेक्स पे गया, 20 को ऐड किया तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे गया, हो गया। इसी तरीके से ऐड करते करते 50 जो है वो 4th इंडेक्स पे जाके ऐड हो गया। अब जब हम इसमें से एक निकालेंगे, एक एलिमेंट जब इसमें से रिमूव करेंगे तो वो क्या होगा, सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले आउट हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैक क्या कर रहा है, लीफो को फॉलो कर रहा है। इसमें ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कि स्टैक पे हमने लगाई है। जैसे कि स्टैक को हमने बोला इट इज ओपन फ्रॉम वन एंड, जैसे हमने देखा अभी कि इसको हमने एक एंड से ओपन माना है। दूसरी चीज, क्योंकि ये एक एंड से ओपन है तो इसमें जो भी इंसर्शन ऑपरेशन और डिलीशन ऑपरेशन हो रहा है वो सिर्फ एक ही एंड से होंगे, जो एंड इसका ओपन है उसी एंड से होंगे। दूसरा हमने क्या बोला, स्टैक फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में अभी थोड़ा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सपोज हमारे पास एक स्टैक है जो कि एक पूरा खाली है। अभी एक्चुअल में ये खाली नहीं होता है, यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यूज होती है, बट हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि अभी स्टैक में हमने कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है तो ये स्टैक जो है खाली है। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टैक है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम इस स्टैक को क्या बोलेंगे, एम्प्टी स्टैक बोलेंगे। और ये जो कंडीशन होगी इसकी एम्प्टीनेस की, इसको हम बोलते हैं स्टैक अंडरफ्लो की कंडीशन है। मतलब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो स्टैक इज अंडरफ्लो। ठीक है, तो जब हम स्टैक में कोई भी इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को, जब भी हम स्टैक में कोई भी पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो एलिमेंट हमारा जाएगा 0th इंडेक्स पे। ठीक है, सपोज हमने 10 को यहाँ पे इंसर्ट किया तो 10 यहाँ पे चला गया हमारे 0th इंडेक्स पे। ऐसे ही अगर हम इसमें 20 को इंसर्ट करते हैं तो 20 हमारा 10 के ऊपर जाके फर्स्ट इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली जब हम इसमें थर्ड एलिमेंट अगर इंसर्ट करेंगे, सपोज हम 30 इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे जो 20 था उसके बाद सेकंड इंडेक्स पे ये जाके स्टोर हो जाएगा 30। सिमिलरली 40 को अगर हम पुश करते हैं तो वो क्या होगा, 30 के ऊपर वाले इंडेक्स पे, मतलब थर्ड नंबर के इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 50 को इंसर्ट करते हैं तो वो क्या होगा, लास्ट वाले इंडेक्स मतलब 4th इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जब सारे इंडेक्सेस इसके भर गए, मतलब कि 0 1 2 3 4 हर इंडेक्स पे एक एलिमेंट आ गया तो ये स्टैक कैसा बन गया, फुल बन गया। सो ये स्टैक बन गया फुल स्टैक। इस स्टैक को हम बोलेंगे फुल स्टैक। ठीक है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन। सिमिलरली जब हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट इससे रिमूव करेंगे तो अब क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो कर रहा था तो इसमें जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया था, दैट इज 50 सबसे लास्ट में आया था, वही सबसे पहले क्या होगा, रिमूव होगा। तो अगर यहाँ पे हम 50 को रिमूव करेंगे, मतलब एक बार पॉप ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले हमारा 50 यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
दैट मीन्स ये फोर्थ इंडेक्स हमारा खाली हो गया। उसके बाद हम एक और बात पॉप ऑपरेशन करते हैं, एक और एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो अब हमारा क्या होगा, 40 रिमूव हो जाएगा। जो थर्ड इंडेक्स पे 40 था अब वो रिमूव हो गया यहाँ से। सिमिलरली अगर हम एक और बार पॉप ऑपरेशन करते हैं तो हमारा 30 रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही हम 2 बार और पॉप कॉल करेंगे तो एक बार हमारा 20 रिमूव हो जाएगा, एक बार हमारा 10 रिमूव हो जाएगा। अगेन हमारा जो स्टैक है वो खाली बन जाएगा, तो उस स्टैक को हम बोल देंगे स्टैक इज अगेन इन द कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द कोडिंग बाइट्स को। ऑल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द नोट्स रिलेटेड टू दिस लेक्चर। थैंक यू।